Hello friends, welcome to Manu Law Classes. Today in this video we are going to discuss the daily Hindu analysis of April 25th 2022 और आज के जो कुछ important news है वो बहुत ही important है factually भी और उसको understand करने के लिए भी. So in today's newspaper, first of all which we are going to see is that which is the first Indian village which is carbon free, net carbon free. जैसा कि हम जानते हैं कि एट COP26 इंडिया का जो एक गोल है दैट इज टू बिकम अ नेट जीरो कार्बन एमिटर बाय 2070 एंड नाउ द फर्स्ट विलेज इन इंडिया विच हैज़ बिकम कार्बन नेट फ्री, वी आर गोइंग टू सी दैट. नाउ द सेकेंड थिंग इज कि कल नेशनल पंचायती राज डे था तो हमने देखा कि देयर वर सेलिब्रेशन, देयर वर न्यूज़. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पंचायती राज, इट्स इवोल्यूशन, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड विद दैट. और इसके साथ साथ जो हम देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इज जो डिफरेंट कमिटीज़ बनी थी आफ्टर द इंडिपेंडेंस विच फाइनली लेड टू द पासिंग ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992. तो ये जो डिफरेंट कमिटीज़ बनी थी इनके क्या इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस थे, क्या ये कमिटियाँ थी, वो 4 कमिटी कौन सा था, वो जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ. Then we will also see about the malaria because today is World Malaria Day. 25th April is observed as World Malaria Day. So I will tell you India's program and related to malaria. India कब तक target कर रहा है to eliminate malaria from India. Then the next is that which was the country recently which was declared as malaria free by World Health Organization. So friends, let's start with the news then. Come to the first page. ये क्या कह रहा है? आफ्टर द हियाटस हाउस होल्ड कंज्यूमर स्पेंडिंग सर्वे टू रेज्यूम इन जुलाई. तो ये जो ये न्यूज़ है, दिस न्यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ़ यू विल जस्ट सी दैट ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे ये पिछली बार 2011-12 में हुआ था, मतलब आज से 10 साल पहले. ओके सॉरी 2017-18 में हुआ था. ओके बट इसका रिजल्ट रिलीज़ नहीं किया गया था क्योंकि बताया गया था कि इसमें कुछ क्वालिटी कंसर्न्स है. तो इसके पहले जो हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है वो है 2011-12 का. ओके सो नाउ अगेन दिस ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे विल बी डन. ओके एंड द डेटा विल बी रिलीज्ड. दिस ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे इट वॉज स्टार्टेड इन 1972-73 जब इंडिया में जब पॉवर्टी का इंसिडेंस जब राइज होने लगा तो there was the need for this survey to understand the level of poverty in India. So this is very important from the factual point of view, from the analytical point of view. The next is from the factual point of view. आपके एग्जाम के लिए जो important है वो है कि ये ऑल इंडिया हाउस होल्ड सर्वे कंडक्ट कौन कराता है. सो ऑल इंडिया हाउस होल्ड सर्वे इट इज़ कंडक्टेड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस. फ्रेंड ये वही सेम बॉडी है जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन दोनों रिलीज करता है. ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस. द नेक्स्ट इज दैट नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इट फॉल्स अंडर विच मिनिस्ट्री. सो इट फॉल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. द नेक्स्ट इज कि ये एक्सपेंडिचर सर्वे करने से हमें फ़ायदा क्या होगा. तो देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. पहली बात तो ये है कि ये एक्सपेंडिचर सर्वे हमेशा 5 साल में होते रहना चाहिए. इसका तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इंडिया में हमें ये पता लगता है कि व्हाट इज़ द पॉवर्टी लेवल एंड कंजम्पशन पैटर्न अक्रॉस द कंट्री एंड देन टू रीबेस आवर जीडीपी कैलकुलेशन. मतलब जीडीपी का क्लियर पिक्चर आता है फ्रॉम द एक्सपेंडिचर सर्वे. इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें ये समझ में आता है कि जो जीडीपी अकाउंटिंग होती है इंडिया में या जो पॉवर्टी लेवल मेजर किया जाता है इंडिया में वो इनकम के बेसिस पे नहीं, वो एक्सपेंडिचर के बेसिस पे मेजर किया जाता है. द नेक्स्ट इज the first village of India which has become carbon free or carbon neutral. So it is very important news, that is Palli village in Jammu. फिर से आप ध्यान देंगे ये जम्मू की बात हो रही है, कश्मीर की नहीं. अगर आप जम्मू एंड कश्मीर देखेंगे तो उसमें 2 रीजन आते हैं, एक जम्मू एक कश्मीर का. तो यहाँ पे पल्ली विलेज जो है वो जम्मू के सांबा डिस्ट्रिक्ट में है एंड इट हैज़ बिकम द कंट्रीज फर्स्ट पंचायत टू बिकम कार्बन न्यूट्रल. इट इज़ फुल्ली पावर्ड बाय सोलार एनर्जी. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्लीज़ राइट इट डाउन समवेयर. फ्रेंड्स जो भी ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जैसे कि हमने अभी ये पल्ली विलेज के बारे में पढ़ा, हमने 2-3 पॉइंट्स ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे के बारे में पढ़ा. प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लिया कीजिए बिकॉज इफ़ यू मेक योर ओन नोट्स दैट इज़ रियली गोइंग टू हेल्प यू ड्यूरिंग योर एग्जाम.
अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है आपके एग्जाम में पल्ली विलेज से रिलेटेड? द नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी दैट कि पल्ली विलेज तो हो गया कार्बन न्यूट्रल, इंडिया का क्या टारगेट है? बाय विच ईयर इंडिया विल बिकम कार्बन न्यूट्रल? देन इट इज़ 2070। और ये इंडिया ने कहाँ पे अनाउंस किया था? ये इंडिया ने COP26 विच वॉज हेल्ड एट ग्लासगो इन 2021, देयर इंडिया अनाउंस्ड इट्स गोल। अब हम फ्रेंड्स हम ओल्गा टेलिस जजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अब हम ओल्गा टेलिस जजमेंट के बारे में क्यों पढ़ना चाहते हैं? क्योंकि ये जजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड जो एक एडिटोरियल है यहाँ पे, इसका जो क्रक्स है, ठीक है, ये क्रक्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा ओल्गा टेलिस जजमेंट से रिलेटेड। अब ये ओल्गा टेलिस जजमेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। क्यों? क्योंकि जहांगीरपुरी में जो डिमोलिशंस हुए हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जिस पर रोक लगाई है, उसके रिलेशन में ये जजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 1981 का पूरा इशू है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था 1985 में। इट इज़ फेमसली कॉल्ड एज ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जजमेंट इन 1985। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि जो एविक्शन होता है पेवमेंट ड्वेलर्स का, जो लोग फुटपाथ पे रहते हैं, ओके, यूजिंग अनरीजनेबल फोर्स एंड विदाउट गिविंग देम अ चांस टू एक्सप्लेन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मतलब कि कोई भी म्यूनिसिपल बॉडी एविक्शन नहीं कर सकती जब तक वो पेवमेंट ड्वेलर्स को मौका नहीं देती है कि वो अपने पोजीशन को क्लियर कर सकें या अपने पोजीशंस को बता सके। दे मस्ट बी गिवन अ रीजनेबल चांस टू एक्सप्लेन बिफोर एविक्शन। ओके, अगर ऐसा नहीं होता है देन इट इज़ अ वायलेशन ऑफ देयर राइट टू लाइवलीहुड। फिर जो सुप्रीम कोर्ट बाद में कहता है कि एबॉलिशन ऑफ राइट टू लाइवलीहुड इज it goes against Article 21, which is right to life. So here see it is written that the article mandates that no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law. This is Article 21. The next is that the Supreme Court at that point of time said कि जो ये बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट है 1888, which gives power to Bombay Municipal Corporation for eviction of pavement dwellers without giving prior notice, it is arbitrary and unreasonable. The next, the Supreme Court which decided was to examine the question that whether it was constitutionally permissible to characterize pavement dwellers as trespassers. जैसे कि पेवमेंट ड्वेलर्स जो होते हैं, क्या उन्हें ट्रेसपासर्स मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? ठीक है, सो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, ठीक है, सो इट हैज़ सेट दैट कि बिना प्रायर नोटिस के आप निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है, एंड दे शुड बी ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड राइट टू बी हर्ड शुड बी गिवन टू देम। दैट इज़ द राइट टू बी अफेक्टेड, राइट टू बी हर्ड gives affected person an opportunity to participate in the decision making process and a chance to express themselves with dignity. Okay, the next is अरुणाचल असम बॉर्डर डिस्प्यूट। सो फ्रेंड्स, अभी हमने पढ़ा था कि असम और मेघालय ने पार्शली अपना जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व किया है। अब असम एंड अरुणाचल दे हैव फॉर्म 12 डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी टू रिजॉल्व देयर बॉर्डर। ओके, सो यहाँ पे जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि असम मेघालय बॉर्डर के बाद नाउ अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर प्रेमा खांडू एंड असम चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वास दे हैव डिसाइडेड टू फॉर्म डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज़। कितने कमिटीज़ बनेंगे? 12 कमिटीज़। अरुणाचल प्रदेश में 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो 12 डिस्ट्रिक्ट्स के मैटर को रिजॉल्व करने के लिए 12 कमिटीज़ बनेंगी। अब असम एक ऐसा स्टेट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जिसका बाउंड्री डिस्प्यूट जो है वो सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ है ही, क्योंकि मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स दे हैव बीन कार्व्ड आउट ऑफ नागालैंड। तो नागालैंड दे हैव बीन कार्व्ड आउट ऑफ असम। तो अगर आप देखेंगे नागालैंड इट बिकेम अ स्टेट इन 1963। देन इफ यू टेक द केस ऑफ मेघालय, मेघालय बिकेम अ ऑटोनोमस स्टेट। मेघालय एक ऐसा स्टेट रह चुका है कि जिसको एक ऐसा नॉमेनक्लेचर से बुलाया गया है पास्ट में जो किसी को नहीं मिला, दैट इज ऑटोनोमस स्टेट। सो मेघालय वाज ओनली द ऑटोनोमस स्टेट फॉर्म्ड इन 1970 and it became full-fledged state in 1972. After that, Arunachal Pradesh and Mizoram, they were separated from Assam first as union territory in 1972 and then they were made full-fledged state in 1987. ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज कभी कभी वो मैच द कॉलम में आपसे ईयर और स्टेटहुड पूछ सकते हैं। तो अगेन वी विल रिवाइज ओवर ईयर। नागालैंड 1963, मेघालय 1972, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम इन 1987. Okay,
अब यहाँ पे इशू क्या है, यहाँ पे इशू है देयर आर 1200 पॉइंट्स ऑफ 804 किलोमीटर बाउंड्री बिटवीन असम एंड अरुणाचल विच इज़ डिस्प्यूटेड। अब ये डिस्प्यूट जो है वो आज का नहीं है, ये डिस्प्यूट है अराउंड 1873 का, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक रेगुलेशन इम्पोज किया था, दैट इज इनर लाइन रेगुलेशन, एंड इट सेपरेटेड द प्लेन एरियाज फ्रॉम द हिल एरियाज। ओके, तो जो हिल एरियाज थे वो बाद में जाके बने नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्स इन 1915, एंड दिस नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्स वर कॉल्ड एज नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी इन 1954। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक प्लेन एरिया है बालीपारा और सादिया फुट हिल्स का। तो बालीपारा और सादिया फुट हिल्स जो है दे वर ट्रांसफर्ड टू दरांग एंड लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। ओके, दिस इज इम्पॉर्टेंट। अरुणाचल इसी दो एरिया को क्लेम करता है, दैट इज प्लेन एरिया ऑफ बालीपारा एंड सादिया फुट हिल्स, और जो हिली एरियाज हैं वो सारे अरुणाचल प्रदेश में, प्लेन एरिया जो हैं वो सारे असम में आ गए हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज कि इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए क्या क्या किया गया है पहले। तो जब असम और अरुणाचल प्रदेश को ही पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहते थे, इन्होंने बिटवीन 1971-1974 दे ट्राइड टू सॉल्व दिस बाउंड्री डिस्प्यूट। ओके, नाउ then what happened that there was a committee which was formed by center and the two states in April 1979. इस कमिटी का जॉब था टू सर्वे द इंडियन मैप्स। ओके, एंड it demarcated 489 kilometer of interstate boundary which were north of Brahmaputra river. Okay, but this was not accepted by Arunachal Pradesh. Okay, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में एक लोकल बाउंड्री कमीशन बनाया which was headed by one of the retired judge of Supreme Court, and this committee, okay, it recommended that Arunachal Pradesh should get some of the areas which was transferred in 1951. Okay, the next is very important again, that is Strontium, a cyber espionage group. तो एक ग्रुप है साइबर एस्पियोनेज का, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्टियम। इसका एक और नाम है फैंसी बियर या जार टीम या पॉन स्टॉर्म। ओके, फाइन, दीज आर डिफरेंट नेम्स। ओके, नाउ दे आर AP28 ग्रुप, मतलब एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट 28 ग्रुप, एंड दे परफॉर्म वेरी यू कैन से वेरी एडवांस्ड एस्पियोनेज। तो अभी अप्रैल 7 को माइक्रोसॉफ्ट ने कहा था कि उसने डिसरप्ट किया है सम रशियन नेशन स्टेट बैक हैकिंग ग्रुप विच आर कॉल्ड एज स्ट्रॉन्टियम, एंड दे टारगेट यूक्रेनियन फर्म्स, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट बॉडीज, थिंक टैंक इन द US एंड द यूरोपियन यूनियन। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो ये ग्रुप है स्ट्रॉन्टियम या फैंसी बियर, it is connected with the GRU. What is GRU? It is the Russian Armed Forces Military Intelligence Wing. Okay, now this group is believed to have been responsible for several cyber attacks. Okay, and they were identified as Fancy Bear. Now, what are the sophisticated tools employed by Strontium group for cyber espionage? So if you can see that they deploy external SPLM or chopstick, gamefish and Zabroki to attack the targets. The modus operandi is that it can be used as hooks in system drivers to access local passwords, and they can try the key store mouse movement and control the webcam and the USB drivers. So in the past, which organization has been targeted? अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि US का जो इलेक्शन था 2016 में वो टारगेट किया गया था। तो द डेमोक्रेटिक नेशनल कमिटी हैक, इट इज़ कॉल्ड एज डेमोक्रेटिक नेशनल हैक ऑफ 2016, देन ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क TV5 मोंडे साइबर अटैक, देन साइबर अटैक ऑन वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ओके, द नेक्स्ट इज सर्टन अदर हाई-फाई टारगेट्स, दैट इज द जर्मन फेडरल पार्लियामेंट जिसको हम बुंदेस्टाग कहते हैं। इट हैज़ बीन रिपोर्टेडली अटैक्ड बाई फैंसी बियर। उसके बाद कंट्रीज़ ने स्टेप्स क्या क्या लिया है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 12 रशियन नेशनल्स इन द डेमोक्रेटिक नेशनल कमिटी हैक, दे वर इंडाइक्टेड फॉर कमिटिंग द फेडरल क्राइम
and to interfere with the 2016 presidential elections. Okay. फिर यूके में क्या हुआ है कि द गवर्नमेंट हैड अनाउंस्ड दैट इट विल एम्फोर्स एसेट फ्रीज एंड ट्रैवल बैन्स अगेंस्ट 2 रशियन GRU ऑफिसर्स. The next is important for OLET and other exams. So structural biologist M. Vijayan, who was the DAE Homi Baba professor at Indian Institute of Science, he has passed away in Bengaluru. Okay, and he was very much instrumental in developing the macromolecular crystallography in India. The next is PM receives Lata Mangeshkar Award. So the first Lata Mangeshkar Award, it has been received by our Prime Minister, and here Prime Minister has paid tribute to Lata Mangeshkar, who died recently and who was the legendary singer. The next is anti-defection laws needs to be reformed. तो ये important है. What is this anti-defection laws? So there was 52nd amendment. 52nd amendment. Okay, which introduced 10th schedule. तो इसमें क्या हुआ कि there were certain grounds based on which the member of parliaments or state legislature councils, they can be disqualified from being the member. What are those grounds? If any person who is elected and he gives up the membership after getting elected, then that person will be disqualified. The second is if that any person who belongs to certain party and he or she abstains from the voting or votes contrary to the party direction, then that person will be disqualified. Then independent members are those members who are not elected on any political party ticket. They are elected on their own. So if they join any party, then they will be disqualified. The next is that there are certain nominated members. If they join any party after 6 months, okay, till 6 months they can join any party, but after 6 months if they join any party, then they will be disqualified. Then there are certain exceptions. The first exception is if there is merger of political party. So what is merger? अगर 2/3 members of any political party, if they decide to merge with another political party, then that will not be considered as defection. The second is that if any member is elected as chairperson or speaker of the house, then they can give up the membership of their party till the time they hold the office of speaker or chairman. The deciding authority on anti-defection law is not Supreme Court, but it is the presiding officer of the house. For example, कि अगर किसी member को anti-defection के अंदर उसकी membership अगर रद्द करनी है, तो that petition will be presented by the members of the house to the speaker or to the chairman of the Rajya Sabha, and they are the deciding authority. Okay. अब यहाँ पे इशू ये है जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने रेज किया है, वो ये है कि एंटी डिफेक्शन लॉ में कोई टाइम पीरियड नहीं दिया गया कि कब तक स्पीकर को डिसाइड करना है किसी भी एंटी डिफेक्शन रिजोल्यूशन पर. तो उससे क्या होता है कि कोई इशू 3 साल तक पेंडिंग है, ठीक है, तो कोई इशू इतना पेंडिंग है कि वो हाउस का टर्म ख़त्म हो जाता है, वो मेंबर रिटायर हो जाता है, ठीक है, तो दैट हैज़ मेड दिस लॉ इन इफेक्टिव. The next news, important news coming from France, from foreign affairs. तो यहाँ पे फ्रेंच प्रेसिडेंट जो है इमैनुअल मैक्रोन, ही हैज़ डिफीटेड हिज राइवल, उनका नाम था मैरिन ले पेन, इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस. ओके, एंड दो द मार्जिन इज़ वेरी नैरो, बट ही हैज़ डिफीटेड ली पेन. ली पेन, ही कम्स फ्रॉम द फार राइट पार्टी एंड ही वॉज एबल टू सिक्योर अराउंड मिस ली पेन, सॉरी, she was able to secure 41.5 to 43% vote according to the post poll forecastings. Now friends, from infographic, so we already know that India is recording the rise in cases in COVID-19 case with new infections which are crossing the 2000 mark again in the past 5 days. अब जो lineages जो important है इसमें, वो सारे lineages किसके हैं? ओमिक्रॉन के. So Omicron, it is the 5th variant of concern which was declared by World Health Organization in November 2021,
एंड इसके जो सब लीनेजेस हैं BA.2.12 सब लीनेज, इट वाज डिटेक्टेड इन मेजॉरिटी ऑफ द सैंपल्स विच हैव बीन सीक्वेंस्ड फ्रॉम दिल्ली. ओके, दिल्ली में जो कोविड-19 केस है इट हैज़ जम्प्ड फ्रॉम 500 to 1000 इन जस्ट इन अ 1 वीक. ओके, उसके बाद कुछ और सिटीज़ हैं लाइक मुंबई एंड बेंगलुरु, दे आर ऑल्सो रिकॉर्डिंग द सिग्निफिकेंट स्पाइक इन द केसेस. ओके, एंड स्टेट्स दे हैव इंक्रीज द नंबर ऑफ टेस्ट टू डिटेक्ट द केसेस. पर अगर हम कुछ और चीज़ों पर अगर देखें तो ऑक्यूपेंसी इस वक्त हॉस्पिटल बेड की कितनी है, वो दिल्ली में 2% के नीचे है अभी. द नेक्स्ट इज़ फ्रॉम साइड स्टेपिंग इरिटेंट्स. तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो है यूके और इंडिया का जो रोड मैप है 2030, जिसके अंडर they are willing to sign the free trade agreement, that is a bilateral trade agreement, and which aims to double the trade by 2030. Apart from that, this roadmap it focuses on certain other important sectors like trade, defense, climate change, cyber security. Okay, so यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ पे एक irritant है, irritant का मतलब कि issue which has to be discussed, that is about the Scottish विस्की. तो यहाँ पे जैसे कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया FTA में इंडिया ने ऑस्ट्रेलियन वाइन को अलाउ किया है इंपोर्ट करने के लिए. नाउ यूके इज ऑल्सो होपफुल दैट द स्कॉटिश विस्की विल बी अलाउड इन इंडिया. अपार्ट फ्रॉम दैट, both prime ministers they have discussed their defense ties and their cooperation in the Indo-Pacific region. The next is that they are focusing on green technology transfer and international climate finance. Okay, now some of the sticking issues were Ukraine crisis. Okay, so here UK has accommodated India's long-standing relationship with Russia. Okay, and the next is that they have decided to set up a group to look after the rising extremism in both the country. Now friends, let's come to the National Panchayati Raj. Okay, so National Panchayati Raj Day, it is observed on April 24th to raise the awareness about the panchayats and gram sabhas, okay, in rural India. हमारे देश में जो पंचायती राज है, जो 73rd Amendment Act 1992 जो इंट्रोड्यूस हुआ था, it has formed a 3-level structure of पंचायती राज. The most important is the first level is ग्राम सभा. उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल पे वी हैव पंचायत समिति एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल वी हैव जिला परिषद. नाउ ग्राम सभा इट इज़ द असेंबली ऑफ एलिजिबल वोटर्स ऑफ द विलेज. ओके, अच्छा, तीनों लेवल में जो इलेक्शंस होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं. ऐसा नहीं होता कि इंटरमीडिएट और जिला लेवल परिषद पे इनडायरेक्ट इलेक्शंस होता है, नहीं. ग्राम सभा के लिए भी डायरेक्ट इलेक्शन होगा, ब्लॉक लेवल के लिए भी डायरेक्ट इलेक्शन होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए भी डायरेक्ट इलेक्शन होगा. After that, there were 4 committees which are very important related to Panchayati Raj in India. The first was Balwant Rai Mehta Committee. He recommended 3-tier Panchayati Raj system and district collector to be made chairman of Jila Parishad. After that, Rajasthan became the first state in the country to introduce Panchayati Raj in India. The next is Ashok Mehta Committee. He recommended 2-tier system. ओके, एंड ही रिकमेंडेड दैट जिला परिषद शुड बी दी एग्जीक्यूटिव बॉडी. अगर हम बलवंत राय मेहता कमेटी की बात करें तो बलवंत राय मेहता कमेटी का ये मतलब था कि वो जिला परिषद को एज अ प्लानिंग बॉडी देख रहे थे, एज अ एडवाइजरी बॉडी, एंड इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी वुड हैव बीन पंचायत समिति. बट अशोक मेहता कमेटी रिकमेंडेड दैट जिला परिषद शुड बी एग्जीक्यूटिव बॉडी. देन देयर वाज GVK Rao कमेटी विच वॉज अपॉइंटेड बाय प्लानिंग कमीशन and it made a very important remark about the Panchayati Raj system. बहुत famous है ये, that is grass without roots. The next was L.M. Singhvi Committee. L.M. Singhvi Committee is very important because it was the first committee which recommended that Panchayati Raj should be given the constitutional recognition. अब इसके पहले Panchayati Raj, it was mentioned in Article 40 of the Constitution where it was said that state will take effort to reorganize Panchayati Raj as a unit of self-governance.
Then 73rd Constitutional Amendment Act was passed in 1992, which introduced Part 9 to the Constitution along with Article 243 to 243O. Okay, but this 73rd Constitutional Amendment Act, it was not applicable to Schedule 5 areas. This Schedule 5 areas, they are in Mizoram, Meghalaya, Assam and Tripura. Then for extending Panchayat in Schedule 5 area, PESA Act was passed in 1996. Okay, Panchayat Extension to Scheduled Area Act 1996. Then friends, today is World Malaria Day. Okay, so China was certified as malaria-free country recently on June 30th, 2021. उसके बाद इंडिया का भी अपना विजन है टू बिकम मलेरिया फ्री कंट्री बाय 2027 एंड टू एलिमिनेट मलेरिया बाय 2030. प्लीज़ डोंट कंफ्यूज इट विद ट्यूबरक्लोसिस गोल्स, बिकॉज ट्यूबरक्लोसिस का गोल कितना है 2025, मलेरिया का कितना है 2027 एंड एलिमिनेटिंग इट बाय 2030. Accordingly, India has introduced National Framework for Malaria Elimination and National Strategic Plan for Eliminating Malaria. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again. Till then, have a nice day. Take care. Thank you.